दोस्तों आज का क्लास को शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन लाइन के साथ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप until द गोल इज रिच्ड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नहीं दोस्तों, जब तक आपको लक्ष्य ना मिल जाए ना तब तक आप रुको मत। भले ही पढ़ने का आज मन ना हो ना पढ़ो, लेकिन कुछ देर बाद या एक दिन बाद एक दिन तक आराम कर लो, लेकिन फिर से कल उठो और नए जुनून और जोश के साथ पढ़ाई को शुरू कर दो। चलो दोस्तों आज देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वह कौन थे? तो भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार बनाए थे वह थे पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। और ये कब कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं? तो पश्चिमी तट पर आते हैं 17 मई 1498 को पश्चिमी तट पर आते हैं, कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं और भारत और यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज करते हैं। जब भारत आते हैं वास्को डी गामा उस समय गुजराती पथ प्रदर्शक होते हैं। प्रदर्शक कौन होते हैं? तो इनका नाम बार बार एग्जाम में पूछ देता है। तो अब्दुल मनीद होते हैं जो गुजराती पथ प्रदर्शक होते हैं, जो वास्को डी गामा क्या करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इससे। 1505 में क्या होते हैं? तो फ्रांसिस दी अल्मीडा होते हैं जो भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आते हैं। एग्जाम में पूछ देता है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आते हैं? तो इनका नाम पूछ देता है। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा होते हैं जो 1505 में भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आते हैं। और 1509 में होते हैं जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनते हैं। फ्रांसो द अल्बुकर्क होते हैं जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनते हैं। अब पूछता है पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी है जो कोच्चि में खोले थे। कोच्चि यानी कि केरल में खोले थे। और एक दक्षिण पूर्व तट पर कहाँ एक व्यापारिक बस्ती बनाई थी? तो सन थोमे में दक्षिण पूर्व तट पर एक व्यापारिक कोठी बनाए थे। अब देख लेते हैं कुछ सीक्वेंस। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना है जो 1498 में किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना है जो 1600 में किया गया था। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1602 में है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब करी गई थी? तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब करी गई थी? तो 1664 में है जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब करी गई थी? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1331 में करी गई थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है जो क्रीमिया युद्ध से संबंधित है। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो 1854 में है जो क्रीमिया युद्ध हुआ था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोला जाता है? तो आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही लेडी विथ द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध है जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। अब देखते हैं प्रथम देख ली। अब दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। लापिंग का युद्ध कब हुआ था? तो लापिंग का युद्ध है जो 1813 में लापिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी। नेपोलियन का पराजय हुआ था लापिंग का युद्ध में। लापिंग का युद्ध हुआ था एग्जैक्ट 16 या 19 अक्टूबर 1813 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो रूस के सेना, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, स्वीडन के संयुक्त सेनाओं के रूप में कौन भाग लिए थे? तो भाग लिए थे अलेक्जेंडर प्रथम थे जो भाग लिए थे। और नेपोलियन और विरुद्ध किसके हुआ था? तो नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन हार गया था और अलेक्जेंडर प्रथम है जो जीत गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास पहले देख लेते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर होता है जो ध्रुवीय व्यास होता है। अब पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,714 किलोमीटर होता है जो विषुवतीय व्यास होता है। और विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर होता है जो घटा देंगे तो 42 किलोमीटर आता है। जो 42 किलोमीटर होता है जो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से हम जान लेते हैं कि पृथ्वी का औसतन व्यास है जो 12,742 होता है। पृथ्वी का औसतन व्यास 12,742 किलोमीटर होता है। इसकी गणना जो 12,742 किलोमीटर होता है, इसकी गणना सर्वप्रथम किसने करी थी? तो इरेटोस्थनीज जो थे जो इसकी गणना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था? तो जलियांवाला बाग दुर्घटना 1919 ईस्वी में हुई थी। एग्जैक्ट डेट एग्जाम में पूछ देता है तो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। कहाँ पे होती है ये घटना? तो ये बैसाखी के दिन, जो कि बैसाखी है जो पंजाब का प्रमुख त्यौहार है, बैसाखी के दिन होती है। और कहाँ होती है? तो पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर के पास स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला स्थान पर हुआ था यह घटना जलियांवाला बाग का, जिसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश है जो जनरल
जनरल डायर है जो गोली चलाने का आदेश दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाते हैं। बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। बाबर को जीतने के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया था। जिहाद का भी नारा दिए थे बाबर, कलंदर की उपाधि दी गई थी और गाजी का भी उपाधि दिया गया था। अब बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण करता है, तो भारत पर आक्रमण है जो बाबर 5 बार करता है। तुगलकामा नीति है जो तुगलकामा नीति का उपयोग या तोपखाना का प्रयोग बाबर है जो पानीपत के प्रथम युद्ध में करता है। कौन सा नीति का, तो तुगलकामा युद्ध नीति का और तोप खाने का प्रयोग है जो बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में करता है। और बाबर के प्रमुख निशानेबाज होते हैं, उनका नाम क्या होता है, तब बाबर के निशानेबाज होते हैं तो उसका नाम होता है उस्ताद अली। और एक और होते हैं मुस्तफ़ा होते हैं जो बाबर के निशानेबाज होते हैं। अब देखते हैं भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान है जो प्रथम अभियान कब चलाए थे, तो 1519 में है जो बाबर प्रथम अभियान चलाता है। किसके विरुद्ध, तो विरोध में होता है जो यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध। यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध होते हैं जो बाबर प्रथम अभियान भारत पर 1519 में चलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन है, तो सीएन टावर है जो विश्व में ऊंची रूप से खड़ी हुई संरचना है। सीएन टावर है जो कहाँ पड़ता है, तो सीएन टावर है जो स्थित है टोरंटो ओंटारियो कनाडा पड़ता है। टोरंटो ओंटारियो कनाडा के डाउनटाउन में स्थित है। डाउनटाउन में टोरंटो ओंटारियो कनाडा के डाउनटाउन में स्थित है सीएन टावर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है जो सीएन टावर की ऊंचाई कितनी है, 553.3 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, सीएन टावर बनाने की इसकी शुरुआत कब होती है, तो सीएन टावर की शुरुआत है जो शुरुआत 1973 में हुई थी। और पूरा कब हो गया था सीएन टावर बन के, तो 1976 में है जो पूरा हो गया था। सीएन टावर किसका नाम से संदर्भित करता है, तो सीएन टावर है जो सीएन कैनेडियन नेशनल को क्या करता है, संदर्भित करता है। कैनेडियन नेशनल को संदर्भित करता है। दुनिया के 9वीं सबसे ऊंची फ्री स्केटिंग संरचना है। सीएन टावर की संरचना है कि दुनिया के 9वीं सबसे ऊंची फ्री स्केटिंग संरचना है। इसके वास्तुकार कौन है, इसको बनाए कौन थे, तो आर्किटेक्ट थे जॉन
जॉन एंड्रूज थे जो इसके वास्तुकार थे, और इनके साथ थे बेब जेफ्रा और मैकल हाउसडेन थे। मैनकेस हाउसडेन थे जो वास्तुकार थे सीएन टावर बनाने के। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जो जातीय संसद है। अब रिलेटेड देखते हैं बांग्लादेश से कुछ प्रश्न। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण है जो 1961 में हुआ था। जातीय संसद का निर्माण कब हुआ था? तो 1961 में जातीय संसद का निर्माण हुआ था। और जातीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1972 में है जो इसका उद्घाटन हुआ था। वास्तुकार कौन थे? जातीय संसद बनाने के वास्तुकार कौन थे? तो ये अमेरिका के वास्तुकार थे जिनका नाम था लुइस आइकोहन थे, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। वास्तुकार थे जो जातीय संसद बनाए थे वो लुइस आइकोहन थे जो अमेरिका के थे। अब देख लेते हैं बांग्लादेश के राजधानी देखते हैं। बांग्लादेश के राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश का राजधानी है जो ढाका पड़ता है। राजभाषा कौन है बांग्लादेश में? तो बांग्लादेश की राजभाषा है बंगाली है जो यहाँ का राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा है। और यहाँ का जाति पूछता है तो जाति कौन सी रहती है? जो चकमा शरणार्थी है जो यहाँ के प्रमुख जनजाति है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? तो वर्तमान में राष्ट्रपति है जो बांग्लादेश के अब्दुल हमीद है जो बांग्लादेश से अभी राष्ट्रपति है। अब प्रधानमंत्री कौन है अपने बांग्लादेश के? तो प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में बांग्लादेश के शेख हसीना है जो बांग्लादेश के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में अभी बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद हुसैन है जो बांग्लादेश के अभी मुख्य न्यायाधीश है। अब बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है जो टाका है। अब विश्व में है जो 8वें आबादी के जनसंख्या के आधार पर 8वां नंबर है जो बांग्लादेश का आता है। अब देख लेते हैं मजलिस है। मजलिस कहाँ का राष्ट्रीय संसद है? तो ईरान और मालदीव का संसद का नाम है मजलिस। अब है नेशनल पीपुल्स, इसमें लगा हुआ है नेशनल पीपुल्स काउंसिल है जो कहाँ का है? तो फ्रांस का है जो नेशनल पीपुल्स काउंसिल है जो संसद का नाम है। और राष्ट्रीय असेंबली कहाँ का है? तो पाकिस्तान का संसद का नाम है जो राष्ट्रीय असेंबली है पाकिस्तान के संसद का नाम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन है जो 1971 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का सृजन हुआ था। बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो सैयद मोहम्मद हुसैन है। अब बांग्लादेश के पशु का नाम क्या है? तो रॉयल टाइगर है जो बांग्लादेश के पशु का नाम है। पक्षी का नाम पूछेगा तो मैगपी रॉगविन है जो बांग्लादेश के पक्षी का नाम है। और वृक्ष पूछेगा तो बांग्लादेश का वृक्ष है राष्ट्रीय वृक्ष है जो बांग्लादेश के आम है जो राष्ट्रीय वृक्ष है। और बांग्लादेश का फूल पूछेगा राष्ट्रीय फूल क्या है? तो वाटर लिली है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो कटहल है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। अब बांग्लादेश का खेल कौन सा प्रसिद्ध है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है जो कबड्डी है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मानसून का कारण क्या है? तो मानसून का कारण है जो हवाओं का मौसमी उत्परिवर्तन है जिसके कारण मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्परिवर्तन।
फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? तो फौजी थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न की संख्या थी। 9 रत्न की संख्या थी अकबर के दरबार में। और अकबर के दरबार में एक चित्रकार थे, उनका नाम बहुत पूछता है एग्जाम में, तो अब्दुल समद थे जो चित्रकार थे अकबर के दरबार में। और अकबर के दरबार में एक संगीतकार थे, फेमस थे, उनका नाम संगीतकार कौन थे? तो तानसेन। तानसेन थे जो इनके अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अब देखते हैं नवरत्नों की संख्या थी जिसमें कौन कौन था। तो बीरबल था जो एक हिंदू शासक था, बीरबल जो नवरत्न में से एक था। तानसेन थे, तानसेन। उसके बाद क्या था? तो अबुल फजल, नवरत्न में अबुल फजल थे। फिर फैजी था जो नवरत्नों की संख्या में से था। राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, और फ़कीर अजुद्दीन थे। और एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना थे जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? तो किसी भी विधि के लिए परामर्श मांगने का अधिकार है जो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति 143 आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं। राष्ट्रपति किससे परामर्श मांगते हैं? तो आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं। राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति का? तो राष्ट्रपति का वर्णन है जो आर्टिकल 52 में किया गया है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बने थे, जो बिहार के जरादेई से थे। और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। एग्जाम में पूछ देता है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अब देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो उच्च न्यायालय के बारे में क्या कहा गया है? तो किस आर्टिकल में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है? तो 214 अनुच्छेद में है जो उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को जब 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक साथ उच्च न्यायालय बनाया जाता है तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 231 के तहत ये कार्यरत करता है। अब राज्यपाल के बारे में देखते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल का वर्णन है जो आर्टिकल 153 यानी कि 153 अनुच्छेद में 153 है वर्णन किया गया है। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है जो कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। और इनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम होगी तो ये राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य चुने योग्य होने चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति है तो राज्यपाल की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। और राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न ही ये अपना पद धारण कर सकते हैं और पद त्याग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न ही पद त्याग किस आर्टिकल के तहत करेंगे? तो 156 के 1 के तहत पद त्याग कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है?
तो सहारा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो सहारा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल कितना है सहारा मरुस्थल का? 84 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। और पूछेगा कि एशिया का बड़ा रेगिस्तान कौन है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो गोबी है जो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जो गोबी रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? तो मंगोलिया में पड़ता है गोबी रेगिस्तान। और भारत का पूछेगा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो भारत का बड़ा रेगिस्तान है जो थार रेगिस्तान है। जो कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो थार है, जो भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक थे जो बाबर थे। बाबर कहाँ के रहने वाले थे? तुर्क के एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर का शासनकाल कितना से कितना समय तक चलता है? तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का शासनकाल चलता है। जब बाबर मुगल वंश की स्थापना किए थे तो पद पादशाही के स्थापना के तहत बादशाह कहा जाता था। इनको बादशाह कहा जाता था। इनका जन्म, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। अब पिताजी का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा थे जो बाबर के पिता का नाम था। ये अफ़गान की गद्दी पर कब बैठता है? बाबर है जो अफ़गान की गद्दी पर कब बैठता है? तो बाबर है जो 8 जून 1494 में है जो अफ़गान की गद्दी पर बैठ जाता है। अब बादशाह की उपाधि कब धारण करती है? तो 1507 में है जो बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है। 1507 में बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है। अब बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के पुत्र थे जो 4 हुए थे, जो नाम था हुमायूं, कामरान, मिर्ज़ा असगरी और मिर्ज़ा हिंडाल। बाबर प्रमुख युद्ध भी लड़े थे। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध लड़े थे 21 अप्रैल 1526 में। फिर खानवा के युद्ध बाबर लड़े थे, चंदेरी का युद्ध लड़े थे, घाघरा के युद्ध लड़े थे बाबर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान है जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है जो कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। अब कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाली जनजाति का नाम क्या है? बहुत पूछता है एग्जाम में कि कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले जनजाति का नाम क्या है? तो बुशमैन नामक जनजाति है जो कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। और कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? तो बोत्सवाना में है जो कालाहारी रेगिस्तान पड़ता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सांची किसके कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची है जो बौद्ध कला को निरूपण करता है। सांची है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो बौद्ध कला का केंद्र स्थल भी था। एकमात्र ऐसा स्थल था जहां बौद्ध कालीन शिक्षा कला के समस्त नमूने अभी तक वर्तमान में विद्यमान हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है और 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? तो मान लेते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच है जो 0 डिग्री पर पड़ता है और इधर है जो पूर्व पड़ेगा और इधर है जो पश्चिम पड़ेगा। और एक डिग्री देशांतर पार करने में
1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री पर 12 बज रहे हों और पूछ रहा है कि पूरब में यानी कि प्लस पूरब में 50 डिग्री तक जाना है, तो 50 डिग्री तक जाने में कितना लगेगा? 1 देशांतर जाने में 4 मिनट लगता है, इसीलिए 50 डिग्री पूर्वी देशांतर जाने में कितना समय लगेगा? तो 50 डिग्री में यानी कि 1 मिनट लगता है, 1 मिनट तो जैसे 50 डिग्री के लिए 50 देशांतर जाने के 50 गुने 4 बराबर 200 मिनट। 200 मिनट, इसीलिए मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 200/60, यानी कि कट कर कितना आएगा? 3 घंटे 60 मिनट। 3 घंटे 60 मिनट है जो आएंगे। तो ग्रीनविच मध्याह्न से 12 बज रहे हो तो शाम के कितने बजे? अगर 12 बज रहे हो, यहाँ पे 12 बज रहे हो ग्रीनविच पर 0 डिग्री पर, तो 50 डिग्री पर होगा जो 3 घंटा, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट आगे होगा, यानी कि 20 मिनट होंगे जो शाम के समय होंगे, संध्या होगी जो 3:20 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? साय 3:20। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल का संबंध है जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। साइना नेहवाल भारतीय खिलाड़ी है। साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन का खिलाड़ी है। साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जो 2012 में ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। भारत के पहली बैडमिंटन खिलाड़ी जो ओलंपिक में 2012 में कांस्य पदक जीती थी। कांस्य पदक सर्वप्रथम जीती थी 2012 में, जो बैडमिंटन के प्रथम खिलाड़ी थे। और ये 2012 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो लंदन ओलंपिक हुआ था। 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 में, जिसमें कांस्य पदक साइना नेहवाल जीती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो तीनों जलाशय है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय है जो चंबल नदी पर स्थित है। अब चंबल नदी के सहायक नदी के नाम देखते हैं। एग्जाम में पूछता है चंबल नदी के सहायक नदी कौन है? तो काली सिंध, पार्वती नदी, सिप्ता नदी, बनास नदी, कूरन, बामनी वे मैज है जो चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी है जो राजस्थान की एकमात्र नदी है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो सालों भर बहती रहती है। सालों भर बहती रहती है चंबल नदी। अब देखते हैं प्रमुख। थीन बांध है जो किस नदी पर है? थीन बांध है जो रावी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है, जो पड़ता कहाँ है? ओडिशा राज्य में पड़ता है। अब भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है। और भारत का ऊंचा बांध पूछेगा कौन है? तो भारत का ऊंचा बांध है जो टिहरी बांध है, जो ये पड़ता है उत्तराखंड राज्य में, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे लवणीय सागर कौन है? निम्न में से सबसे लवणीय सागर कौन है? तो मृत सागर यानी डेड सी है जो सबसे लवणीय सागर है। अब मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर है जो दुनिया का सबसे निचला बिंदु है।
दुनिया का सबसे निचला बिंदु, सबसे निचला बिंदु है जो मृत सागर है, खारे पानी की सबसे निचली झील है। खारे पानी की निचली झील है जो डेड सी यानी मृत सागर है। और मृत सागर स्थित कहाँ है? तो इजराइल जॉर्डन और फिलिस्तीनी, इजराइल जॉर्डन और फिलिस्तीनी में इसका विस्तार है मृत सागर का, जो दुनिया का सबसे निचला खारे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न है 100 साल का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है जो 100 साल का युद्ध लड़ा गया था। लगभग में कब से कब तक लड़ा गया था? तो लगभग में ये 1337 से 1453 तक लड़ा गया था। इंग्लैंड के शासकों और बुलोइस की सभा के बीच फ्रांसीसी सिंहासन के नियंत्रण के लिए संघर्ष की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए यह युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के फ्रांसीसी सिंहासन के नियंत्रण के लिए, इंग्लैंड और फ्रांसीसी सिंहासन के नियंत्रण के लिए यह युद्ध 100 साल का युद्ध हुआ था जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को क्लास में लाना और क्लास को लेने के लिए बोले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।